उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय हेतु एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसमें प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य, द्वितीय सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तृतीय सेमेस्टर में हिंदी गद्य। अभी चतुर्थ सेमेस्टर क्रियान्वित नहीं हुआ है, सक्रिय नहीं हुआ है, पर जल्द ही परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद चल जाएगा, जिसका नाम हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कारण ये नहीं है कि ये कुछ नया है या इससे कुछ विशेष मिलेगा, लेकिन हिंदी भाषी जब पढ़ता है, हिंदी भाषी जब हिंदी को पढ़ता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि उसे अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहिए या बांग्ला क्यों पढ़ना चाहिए या तमिल क्यों पढ़ना चाहिए। किसी भी भाषा का उसे मतलब नहीं पता होता है कि वो क्यों पढ़े। उससे मतलब नहीं समझ में आता है कि वो क्यों पढ़े। क्या इसलिए कि वो नंबर प्राप्त करना है, क्या इसलिए कि जॉब नौकरी लेना है। यहाँ हिंदी अनुवाद थोड़ा कुछ नया बताएगा और ख़ासकर अध्यापकों के लिए थोड़ा सा ये होगा कि आप इनको थोड़ा सा समझाइए छात्रों को कि क्यों वह हिंदी अनुवाद की प्रक्रिया को समझें कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद से कितने प्रकार का होता है, अनुवाद किस प्रकार से किया जा सकता है, अनुवाद से हिंदी को कितना लाभ हो सकता है और कितना लाभ अन्य भाषा को हिंदी से हो सकता है। अच्छा, हिंदी मैं बात ज़रूर कर रहा हूँ, मैं बहुत विस्तृत बात करते चला गया। मेरा उद्देश्य कि हिंदी अनुवाद को बताना नहीं था, उसके उद्देश्य को बताना नहीं था। मेरा उद्देश्य आज जो मैंने एक छोटी सी पहल शुरू करने का प्रयास किया है, मैं चाहता हूँ कि छात्र हिंदी के सिलेबस को समझे और आगे अगर जब सब कुछ ठीक होता है तो हम हिंदी काव्य, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, हिंदी गद्य, हिंदी अनुवाद में जो पाठ्यक्रम होगा उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत गहराई से नहीं, बहुत सूक्ष्म और ना सामान्य तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभी होता है ना, हम क्लासों में वो नहीं कर पाते हैं जो हम वर्चुअल कर सकते हैं, आभासी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्र नहीं होता है और यहाँ पर प्रश्न नहीं होते हैं। हाँ, डर लगता है कि कुछ क्या उत्तर आएगा, क्या प्रश्न आएगा, क्या सकारात्मक आएगा, क्या नकारात्मक आएगा, लेकिन देखते हैं, वो भविष्य है, उसको भी मैं विचार नहीं करूँगा। इसके पहले मैंने कोशिश की थी, पर वह उतनी सक्रिय कोशिश नहीं रही। और हिंदी प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में जब हिंदी काव्य को हम देखते हैं ना, तो सिलेबस के में हिंदी काव्य को जब हम देखते हैं तो इसके द्वारा ये देखिए दिया गया आउटकम्स क्या निकल के आता है। इन्होंने कहा कि द्वितीय प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के हिंदी काव्य प्रश्नपत्र के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा कहाँ से ज्ञान की परंपरा शुरुआत प्रारंभ होती है और कहाँ जाकर के समाप्त होती है। आप ये जानते हैं ना कि हिंदी कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है। हिंदी अगर बहुत सामान्य तरीके से देखा जाए तो 10वीं शताब्दी से हिंदी का जन्म होता है। थोड़ा सा और जो रिसर्च और शोध नागरी प्रचारणी सभा और राहुल सांकृत्यायन और बहुत विभिन्न मतलब श्रेष्ठ जो भी आलोचक समीक्षा वाले और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो खोज हुई, जो शोध प्रस्तुत किए गए, उसके अनुसार ये पाया गया कि स्वयंभू हुए, सरहपा हुए, शालिभद्र शूर हुए, पुंस्य हुए और ऐसे 2-4 लोगों का नाम और आता है, जिन्हें हिंदी के शुरुआत के रूप में देखा जाता है कि हिंदी की शुरुआत में इनमें लक्षण दिखने लगे थे कि ये हिंदी के पहले व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ से हिंदी आने लगती है। अब हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ? हिंदी का जन्म जो है ये कई सारे अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश कौन से थे? अपभ्रंशों का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंशों का जन्म वैसे तो प्राकृत से हुआ। प्राकृत भाषा कौन सी है? तो वैसे तो मगध के क्षेत्र में जो बोल जाए, मगध बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो बीच का जो क्षेत्र है, ये प्राकृत का क्षेत्र था। प्राकृत
के क्षेत्र, प्राकृत के पहले जो भाषा बोली जाती थी वो है प्राकृत के पहले जो बोली जाती है वह भाषा है, उस भाषा का नाम है क्या? उस भाषा का नाम पाली, पाली है। पाली के पहले जो बोली जाती है वह भाषा कौन सी थी? वह भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा को जब हम विकृत स्वरूप देखते हैं तो संस्कृत लौकिक और वैदिक स्वरूप में हमारे सामने आती है। वैदिक से लौकिक होती है, लौकिक से, देखो किसी भी भाषा को समझने, भाषा क्या है? भाषा भाव विनिमय का प्रकार है। तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो समझते हैं वो उसी मूल भाषा में रह जाएंगे, जो कम समझते हैं वो तद्भव भाषा में आएंगे। तद्भव भाषा यानी पाली केवल तद्भव भाषा नहीं है, पाली को राजस्व प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध जैसे ओजस्वी व्यक्ति का संसर्ग प्राप्त हुआ या मार्गदर्शक के रूप में वो रहे, तो पाली आज इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाई। ऐसा नहीं है कि उस भारत में पाली बोली जा रही थी तो और कुछ नहीं बोला जा रहा था, सब कुछ बोला जा रहा था, लेकिन पाली को राजस्व प्राप्त हुआ, थोड़ा हाई तो जो आपको दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि इसमें पाली संस्कृत हम समझ गए कि ये सोपान हुआ, 10वीं शताब्दी का इतिहास हम समझ पाएंगे, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को हम समझेंगे, संस्कृत वाले में समझेंगे, पाली में समझेंगे, प्राकृत को समझेंगे। ये थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म समझते चले जाएंगे। और इस काल यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर के आज 2023 तक के जितने भी प्रतिनिधि कवि रहे, प्रतिनिधि मतलब अपने समय के, अपने युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ जिनकी रचनाओं ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, एक बड़े से स्वरूप को, बड़े से तबके को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। उनकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए उनकी क्या विशेषताएँ क्या थी, उनके युग की क्या विशेषताएँ थी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो इसी में आता है कि विद्यार्थी जो है कविता के विकास, हिंदी में हिंदी काव्य उद्भव और विकास, हिंदी की कविता का उद्भव कब हुआ और इसका विकास कब हुआ, इस बात को इस फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में छात्र जान पाएगा। थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हम हाँ ये आ गया। इसमें ये बात साफ साफ लिखी होती है सिलेबस पे जब हम जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। पिछले साल जब हम पहली बार पेपर बना था, पेपर को हम उपलब्ध कराएंगे, पेपर पर भी हम बात करेंगे। पिछले साल जब हम पेपर को देख रहे थे तो उस टाइम ये एक प्रश्न आया था और ये बहुत अच्छा प्रश्न भी था। पूछा था कि आपको भी इसमें समझना चाहिए, वो प्रश्न था इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई, उसका उसमें स्वर्णिम समय कब था, उसका स्वर्णिम समय कब था, और उसके बाद एक आधार स्तंभ के रूप में किसका इतिहास माना जाए। और आज जब इतिहास के हम स्वरूप को देखते हैं तो हमारे पास कैसा इतिहास है, क्या हिंदी का वह संपूर्ण इतिहास है जिससे हम हिंदी की संपूर्ण रूपरेखा को समझ पाएंगे। थोड़ा हम गांव में रहते हैं इसलिए आवाज़ें आपको अन्य भी मिलेंगी, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना ही। ये भी एक लोक संस्कृति है जो हिंदी के साथ जुड़ती है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि हिंदी साहित्य क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा तो मैंने आपको समझाने का थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से प्रयास किया। हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन, जब आप लेखन परंपरा को समझ पाएंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन कैसे किया गया, कब किया गया, किसने प्रारंभ किया। क्योंकि लेखन परंपरा जब आप समझेंगे, जब लेखन की परंपरा समझ पाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि नामकरण कालों का विभाजन हुआ होगा, कौन से काल हैं, कितने काल हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ये आप समझ पाएंगे। फिर आप समझ पाएंगे कि नामकरण उनका कैसे रखा गया। फिर आप हर काल के नामकरण के साथ उनमें क्या ऐसी विशेषताएं थी जिससे उनका नाम रखा गया। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता तो वैसे ही इसका नाम रखा गया। अब उसमें उसका स्वभाव कैसा था, उसमें कैसी रचनाएं लिखी जा रही थी, ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसके साथ ही मैं आपको और आगे सिलेबस में अगले भाग जल्द ही मैं आपको, अगर इसमें से कुछ आपको समझ में आता है तो आगे हम आपको
इसके आगे का भाग आपको हम देंगे। ठीक है, चलो जल्द ही आपको हमारे अगले ही भाग में आपको हम आगे का सिलेबस समझाने का प्रयास करेंगे।